कोई ऐसा है जो पहले मेरे से पढ़ चुका है या पहली बार ही मुलाकात हुई है अपनी? पहली बार ही हुई है सबकी? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दो चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। विद्यार्थी होते हैं दो तरीके के। आप काम बंद कर दीजिए, बिल्कुल काम बंद कर दीजिए अपनी। एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी होता है। तो हमें किस प्रकार का विद्यार्थी बनना है? अंतर्मुखी बनना है या बहिर्मुखी बनना है? बहिर्मुखी बनना है। तो अब बहिर्मुखी बनने के लिए आप बोल ही नहीं रहे हो सभी। कौन सा अभ्यर्थी बनना है? बहिर्मुखी बनना है। और बहिर्मुखी अभ्यर्थी की क्या विशेषता होती है? कि वो सब जगह बोलता है, ठीक है। और बोलने से क्या होता है, उसकी अभिव्यक्ति का भी पता चलता है। अच्छा, कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो अंतर्मुखी है, क्या वो बहिर्मुखी हो सकता है? क्या संभव है ऐसा कि कोई अंतर्मुखी है, कोई कम बोल रहा है, आपके घर में कोई ऐसा बालक है जो अंतर्मुखी है, मान लीजिए कम बोलता है, बहुत समाज में नहीं बोलता है, बात नहीं करता है, तो आप उसको बहिर्मुखी बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? आपने पढ़ा भी होगा ना, जब प्रीलिम्स का तैयारी की होगी, तो साइकोलॉजी में एक शब्द आया होगा कि अंतर्मुखी को बहिर्मुखी विद्यार्थी बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं। हम हिंदी के टीचिंग मेथड में या सभी टीचिंग मेथड में भी पढ़ते हैं, तो एक वाचन आता है। तो एक कौन सा वाचन है जिसके तहत अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाया जा सकता है? पहले तो आप ये बताएं कि क्या एक अंतर्मुखी को बहिर्मुखी बनाना संभव है या नहीं? यस और नो है? तो किस प्रकार से बनाएंगे हम? बातचीत के मतलब बातचीत तो अंतर्मुखी वाला व्यक्ति भी कर पाएगा। तो देखिए, उसका सिंपल सा बिल्कुल साधारण तरीका है। हम सामूहिक वाचन पढ़ते हैं, सामूहिक वाचन पढ़ते हैं। सामूहिक वाचन में क्या होता है? टीचिंग मेथड में ही है ना। सामूहिक वाचन में क्या होता है? सामूहिक वाचन में ये होता है कि जो सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उसके साथ में जो अध्ययन करा रहा है और जो अध्यापन करा रहा है, दोनों ही, अध्यापन कौन करा रहा है? शिक्षक। और अध्ययन कौन कर रहे हैं? सभी बालक, ठीक है। वो सब क्या करेंगे? साथ में बोलेंगे, ठीक है। साथ में बोलेंगे तो क्या होगा? कोई ऐसा बच्चा जो घबराता है कि मैं गलत ना बोल दूं, आपके मन में भी डर होता है ना, जैसे मैं कोई प्रश्न पूछ लूंगा, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अब आपके मन में डर है कि कौन, किसने बताया है, कि मैं उस तरीके से दूं मेरा उत्तर गलत ना हो जाए। तो इस डर को भगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सामूहिक वाचन करेंगे, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि कोई ऐसा अभ्यर्थी भी है जो डरता है कि मैं किस तरीके से बोलूं, क्या करूं, तो वो उसका भाव बाहर निकल जाता है। समझ गए आप लोग? तो हम भी क्या करेंगे? सामूहिक वाचन पे कार्य करेंगे, ठीक। तो जब जब मैं बोलूं और जब मैं आपको बोलने के लिए कहूं, तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो क्यों नहीं घबराना? क्योंकि हमने फीस दी है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूर्ण अधिकार है, ठीक है, कि हम साथ में बोलें और पूरा डिस्कस करें। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। तो अपने मन से सबसे पहले क्या करना है? डर भगाना है किसी भी विषय के प्रति। एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, किसी भी विषय के प्रति आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है या इस प्रकार का है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस विषय पर ज्यादा ध्यान देना है। और अभी आपकी हालत क्या है कि जैसे मैं कुछ पूछूंगा तो आप जवाब नहीं देंगे, तो मेरा कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले कि आपसे बुलवाना। और देखिए, आपको जो मार्केट है उससे पुस्तकें भरी पड़ी मिलेगी, आपके पास भी नोट्स होंगे, ठीक है, किसी और संस्था के होंगे, यहाँ के होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन जो नोट्स है उनको पचाना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझनी है चीजें। और साथ में परीक्षा में किस प्रकार का आ सकता है। देखिए, गाइड जो होती है उसमें सीमित नहीं होती है, सीमितता नहीं होती है, उसमें यूं है कि गाइड भर के देंगे वो, ठीक है। उनके पास असीमितता होती है, इसलिए आपने जब भी कोई गाइड देखी होगी तो मोटी मोटी गाइडें देखी होगी, क्योंकि वो जितना लिख सकते हैं उतना लिख लेंगे, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। अब देखिए, गंगा डॉल्फिन आपको ढूंढनी है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है पूरा समुद्र ढूंढते रहेंगे, आपको वो निशान आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, गंगा डॉल्फिन यहाँ रहती है, और वहां आप गंगा डॉल्फिन को ढूंढ पाएंगे। तो हमें भी वही करना है। हमें क्या करना है कि हमारे पास नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास गाइड है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सहारा लेना है। आप उस पर सहारा ना बन जाए, दोनों में फर्क है। उसका सहारा लेना है, उसका सहारा नहीं बनना है। तो आपको जो जो चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको लगातार पढ़ते रहना है। हम 1 से 2 से 3 बार यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर हम रिवीजन करेंगे। हमारा मेन मकसद होगा कि हम उस चीज को समझें, उसके बाद उसको याद करें, कहानी फॉर्मेट में याद करें। इतिहास को जो पढ़ा जाता है
तो कहानी के रूप में पढ़ा जाता है। उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से वो सामने आई है, ऐसा क्या कारण हुआ है कि कालीबंगा के हमको पढ़ना पड़ रहा है आज, ठीक है। सिंधु सभ्यता कहाँ से आई है, वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं, ठीक है। और ये साम्राज्य जो अलग अलग आए हैं उनकी स्थापना क्यों हुई है, मगध साम्राज्य में सब विलीन क्यों हो गई, इन सब का क्यों का कारण हमें ढूंढना होगा। तो वहीं से आज हम ये सारा कार्य करेंगे। दूसरा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो हस्तलिखित कार्य है वो कार्य नहीं करना है, मतलब आपको कोई लिखना नहीं, समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि लिखी हुई चीजें बड़ी मिल जाएगी और मैं फिर लिखाऊंगा आपको। तीसरी बात, हो सकता है कि कोई विषय वस्तु या मैं पढ़ाते समय कोई त्रुटिवश बोल है, क्योंकि मानवीय भूल है और मानवीय भूल में हो जाता है कि हम कभी कभार क्या होता है कि फ्लो में कोई चीज गलत बोल देता है, तो हम अगली कक्षा में उसका सुधार कर देंगे, या फिर हम ये करेंगे कि आप मुझे बता देंगे सर आपने हो सकता है ये चीज गलत लिखी हो, या इसको आइडेंटिफाई करें। बहुत बार मैंने तो अलग अलग कोचिंग सेंटरों पे पढ़ा रखा है, तो मुझे पता है कि वो बच्चे ये सोचते हैं कि इन सर की बैंड कैसे बजानी है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे क्लू निकाल के आते हैं कि उनका हमें पता ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक जैसे कि एक बच्चे ने मेरे को पूछा था कि सर बताइए आप कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने फांसी पे फंदे पे लटकने से पहले फांसी का फंदा चूमा था। तो मैंने उसको सिंपल सा आंसर दिया, जिस दिन आरपीएससी या आरएसएमएसएस भी ये प्रश्न पूछ लेगी उस दिन मैं फांसी पे लटक दूंगा। और तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, हमें इन चीजों से बचना है, ठीक है। सबसे पहले हमें वहां जाना है जहां से प्रश्न पुटअप होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं लिखाता हूं उसको आप नए सिरे से शुरू करें। एक पेज फ्रंट पेज, जैसे कि मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं तो ये पेज बिल्कुल खाली होना चाहिए। साथ में ही हम जब वापस खत्म करते हैं तो लास्ट वाला पेज फिर खाली होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका क्या कारण है कि अगर कोई क्लू या कोई पॉइंट छूट गया है तो वो हम वापस उसको क्या कर सके, लास्ट में लिख सके, ठीक। तो बेसिकली मैं आपको जो विषय पढ़ाऊंगा वो है हिस्ट्री, ठीक है। वैसे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं पर फिर भी यहाँ पे सभ्यताओं से हम कार्य शुरू करेंगे, फिर हम हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर भी जाएं, ठीक है। वो आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, आपको जमता है तो उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। देखिए, सभ्यताओं से हम सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं। अगर क्लास थोड़ी फास्ट हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, कि भाई थोड़ी सी बहुत फास्ट चल रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात शुरू होती है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, सभ्यताओं की जो खोज होती है वो ऐसा तो है नहीं किसी साम्राज्य के काल में होती है। हम ये पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है या फिर आपके ऐसे जो सब्जेक्ट है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी साम्राज्य इसका कार्य शुरू नहीं कराता है। इसका कार्य शुरू कब से होता है, तो ब्रिटिशर्स के भारत आने के बाद में। और ब्रिटिशर्स के भारत आने के बाद में ही कुछ ब्रिटिशर्स, देखिए सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, उसी प्रकार से सभी ब्रिटिशर्स को हम खराब नहीं कह सकते हैं। तो हुआ ये कि ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो उनके सामने एक प्रश्न था कि यार ये जो भारत है असल में भारत है क्या, इसकी शुरुआत होती कब से है। क्योंकि हर जो कंट्री है, प्रत्येक जो कंट्री है उसका कुछ न कुछ इतिहास रहा है। जैसे मेसोपोटामिया की बात कर लें तो वो भी तो किसी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से भारत भी जो है इसकी कुछ न कुछ खास बात रही होगी। अब रही होगी तो लोगों से पता करवाया कि भाई क्या बात है, क्या बात नहीं है। तो लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा जो भारत है वो वैदिक काल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? वैदिक काल से, ठीक है। अब वैदिक काल को होता है तो वैदिक काल कब से शुरू होता है बताइए? 1500 बीसी से। अब वैदिक काल में भी हम दो वैदिक काल पढ़ते हैं, कौन कौन से? ऋग वैदिक काल, यस और नो, और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक में तो चलो ठीक, ऋग वेद की रचना हुई है। उत्तर वैदिक में उत्तर वैदिक के जितने भी थे तीनों, उसकी रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है, छंदों की रचना हुई है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम आता है और ये पता करता है कि यार असल में ये भारत जो है, ये जो लोग कह रहे हैं कि वैदिक काल से शुरू होता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये भारत है जो बहुत पुराना है। क्योंकि ये जो भाई साहब थे, अलेक्जेंडर कनिंघम वाले भाई साहब जो थे, ये सभी धर्मों में इनका इंटरेस्ट था। ईसाई में था, ठीक है, यहूदी धर्म को ये जानते थे और इस्लाम धर्म को ये जानते थे। और इन तीनों का केंद्र कहां है? एसएस वाले कितने रहे हैं यहाँ पे? सभी हिंदी के हैं, एसएस के भी कोई हैं? मतलब जिनका सब्जेक्ट हिंदी किसका किसका है? या फिर सामाजिक ही है सारी सभी? मेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? एसएसटी। सभी का एसएसटी? सभी का है ना एसएसटी यहाँ पे? आपका नहीं है तो? अच्छा, L1 के भी हैं आप सभी? अच्छा, आप साइंस से हैं, आप साइंस से हैं, चलिए कोई बात। एसएसटी वाले बताएं कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म अभी हाल फिलहाल में ही एक जो कंट्री है वो बहुत चर्चाओं में रही है, ठीक है। वो इसी कारण रही है क्योंकि ये तीनों केंद्र वहां लगते हैं, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है ये बताएं आप। वेरी गुड, इजराइल। इजराइल में भी किस जगह है? गाजा में भी है। गाजा से तो उसका युद्ध हुआ है, लेकिन यरूशलेम जो जगह है, यरूशलेम जो जगह है वहां पे इनके मुख्य केंद्र है, ईसाई धर्म का, यहूदी धर्म का और इस्लाम धर्म का। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यहूदी धर्म जो है वो कौन सा है? इस्लाम का, ये इसका है, इजराइल का। और ये अगर ये सोच रहे हैं कि यहूदी धर्म हावी हो गया तो ये किसी को घुसने नहीं देगा, इसलिए आपस में झगड़े चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये सभी जानता है कि इन सारे धर्मों के बारे में जानता है, इनका इतिहास जानता है। तो यार यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कहा कि यार और कौन सी चीज हो सकती है जो भारत को बेहतर बना रहा है। तो लोगों ने कहा कि ऋग्वैदिक जो वैदिक काल है उससे भी हम सिमिलर बात करें तो एक व्यक्ति आया था और उसका नाम था भगवान बुद्ध। क्या नाम था? क्या नाम था? अरे आप बोल ही नहीं रहे हो, क्या नाम था? तो आप ही को तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, हम ऐसे ही तो निकलेंगे, जो अंतर्मुखी है वहां से बहिर्मुखी, ऐसे ही तो निकलेंगे हम। क्या नाम था उसका? बुद्ध। तो उन्होंने ये कहा था कि अलेक्जेंडर कनिंघम में व्यक्ति ने ये पूछा कि यार बुद्ध तो था, लेकिन इस बुद्ध का संरक्षण किसने किया? वो क्या संरक्षण कैसे कर सकते हैं? बुद्ध तो स्वयं भगवान है। कन्वर्सेशन चल रही है अभी एक अलेक्जेंडर के बीच में और एक साथ में किसमें, जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में, कि बुद्ध तो स्वयं भगवान थे, तो वो किस तरीके से किसी साम्राज्य का अंडर में काम कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा यार ऐसे बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जानता है ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म है, ये किसी न किसी के संरक्षण में जो है इनका पोषण हुआ है। तो इसी तरीके से जो भगवान बुद्ध है उनका भी किसी न किसी के संरक्षण में कार्य हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान बुद्ध तो खुद एक अहिंसक थे। जो अशोक था उनका खुद का उन्होंने क्या कर दिया, कलिंग के युद्ध के बाद में उनको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया कि भाई अहिंसा कर दी उनके अंतर्मन में। तो कैसे भगवान बुद्ध जो है किसी के संरक्षण में कार्य कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य नहीं हो सकता, एक काम करो, भारत को खोदो। और अलेक्जेंडर कनिंघम के दिशा निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसका गठन किया गया। कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया और जहां जो चीजें मिलती वहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम खोदता और वो कहता ये बुद्ध का है। भाई कुछ भी मिल गया, चाहे कोई मनके मिल गए, चाहे कोई माला मिल गई, ये भगवान बुद्ध की माला है। मनका मिल गया तो ये भगवान बुद्ध की मनका है। कोई लोटा मिल गया तो ये भगवान बुद्ध का लोटा है। कोई कई केश मिल गए तो उन्होंने कहा ये भगवान बुद्ध के हैं। इस प्रकार से यह कार्यभार चलता रहा। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम गया लंदन, सबसे पहले गवर्नर के पास गया और गवर्नर को जाके बोला कि मुझे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए फंड चाहिए। फिर जो गवर्नर जनरल था उसने कहा पागल हो गया है तो, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, भारत की खोज करने नहीं आए हैं, समझ रहे हो? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को गवर्नर जनरल ने तो मना कर दिया कि हम यहाँ पे कोई कार्य नहीं करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, आप नहीं करने दोगे तो मैं लंदन जाके परमिशन लेके आ जाऊंगा, कमेटी बता दूंगा। भाई अपने लंदन पहुंच गया और लंदन पहुंचने के बाद में उसने कमेटी भी बना ली। कमेटी बनाने के लिए फिर भी आ गया। अब यहाँ आने के बाद में जब गवर्नर जनरल को ये बात पता चलती है कि अलेक्जेंडर ने इस तरीके का काम किया है तो उसको बोला पैसा तो मैं दूंगा, तू भले ही वहां पे जाके आ जा, कुछ भी कर ले, लेकिन पैसा तो किसके पास से ले जाएगा? मेरे पास से ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वित्त का प्रभार मेरे पास है। आज भी तो यही कंडीशन है। दिया कुमारी के, हाँ, दिया कुमारी के पास में है वित्त का सारा प्रभार, उन्हीं के पास में है, और भजन लाल सरकार के पास में वित्त का प्रभार नहीं है। इसीलिए सारा डिपार्टमेंट कहां जाते हैं? दिया कुमारी के पास पहले जाते हैं। भजन लाल जी क्या करते हैं? मुख्यतया भजन कीर्तन का काम पहले करते हैं, कर रहे नहीं करते हैं, तो दिया कुमारी के पास जाते हैं, जिनके भी पास का। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं
अशोक गहलोत जी जो थे, उन्होंने कभी भी वित्त का जो कार्यालय था वो किसी और को दी ही नहीं, वित्त विभाग किसी को और को नहीं दी, उनके पास ही रखा। मुख्य कार्य क्या है कि अगर कुछ भी काम कराना पड़ेगा, अब मुख्यमंत्री तो न्यूट्रल है, वो नाम का मुख्यमंत्री हो गया एक तरीके से, अगर वित्त नहीं है उसके पास में, भाई आपको सड़क बनवानी है, आप गांव के या किसी शहर के कोई भी व्यक्ति हैं और मतलब किसी विभाग के व्यक्ति हैं, आपको फंडिंग चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन अब जा कहाँ रहे हैं, सब दिया कुमारी के पास जा रहे हैं। तो यही तो एक मुख्य कारण है आपसी रंजिशों का। तो यही बात हुआ कि भाई तो अलेक्जेंडर कनिंघम तो भले जा लंदन कुछ भी कर, लेकिन फंडिंग तो कहां से लेगा, मैं से, और फंडिंग मैंने दूंगा, बस बात हो गई खत्म। तो इसने बुद्ध तक की तो खोज कर ली अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद में 1899 का समय आता है, कब आता है, 1899 में। इस समय तीन चीजें एक साथ आई, एक तो आया जो महामारी थी वो आ गई, ठीक है, महामारी भी इसी समय आई। इसके बाद में एक लॉर्ड कर्जन भारत आ गया, और एक क्या आ गया, छप्पनिया अकाल जो हम कहते हैं, बराबर। ये तीनों एक साथ भारत आएंगे। इसीलिए जो भारतीय हैं वो कहते हैं कि 1899 का जो समय है या जो वर्ष है वो बहुत ही खराब वर्ष था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लॉर्ड कर्जन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, और इसके साथ में ही उसने भारतीय पूरा, क्योंकि देखिए लॉर्ड कर्जन ने तो क्या किया था, बंगाल को अलग किया था 1905 में। उसी ने सबसे पहले ये कहा था कि बंगाल एक अलग राष्ट्र बनेगा, क्योंकि इतना प्रभार हम संभाल नहीं पा रहे हैं, भारत बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ये तीनों यहाँ पे चीज सामने आती है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आ जाते हैं, और लॉर्ड कर्जन आने के बाद में ये क्या करते हैं कि लॉर्ड कर्जन एक टेंडर निकालता है, और टेंडर क्या निकालता है, और टेंडर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात है टेंडर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए भारत से जो सामान जा रहा था, ठीक है, भारत इस तरीके का क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान भी उस समय इसके अंदर में था, और इस समय जब भारत से सामान जा रहा था तो ये सभी जहाजों के माध्यम से जा रहा था। अगर मान लीजिए यहां पर कोई सामान निकालना है तो उसको यहां से इस तट से जाना पड़ता था या इस तट से जाना पड़ता था। ये यहां से यहां लाना इनको बहुत महंगा पड़ रहा था, कि लाएगा कौन, कैसे जाएगा, क्या नहीं जाएगा, समय बहुत ज्यादा जा रहा है, और हमको इतना माल भारत से बाहर भेजना है, तो हम कुछ ऐसा प्रावधान करें जिसके कारण ये सामान जो है बहुत आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन जो है उसने टेंडर निकाला, और टेंडर क्या निकाला कि भारत में रेल लाइनें बिछाएंगे, और एक क्रांतिकारी कदम था जिसका हम आज कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और जो सबसे ज्यादा अपनी जमीन रखता है आज की डेट में, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है। और आज सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है, भले वो कच्चे माल के रूप में हो या भले सवारी गाड़ी के रूप में हो, वो सबसे ज्यादा आज किसके पास है, रेलगाड़ी के पास। ठीक, तो रेलवे का, अब रेलवे को टेंडर देंगे। अब आप देखते हैं ना कि कोई ना कोई टेंडर, जैसे कि टेंडर निकाला आप, तो टेंडर यूं तो है नहीं कि हमने सेलेक्ट कर दिया भाई ये व्यक्ति काम करेगा, टेंडर भरा, और टेंडर भरा तो दो भाइयों ने भरा था, और उसका नाम था क्या, ब्रेटन बंधु। सुना है आप सभी ने, क्या नाम था, ब्रेटन बंधु। पहला कौन सा था, जॉन ब्रेटन, और दूसरा विलियम ब्रेटन। कौन सा था पहला, जॉन ब्रेटन, और सेकंड विलियम ब्रेटन। ठीक है, क्लियर हो रही कहानी, समझ में आ रही धीरे धीरे, ठीक है, समझते रहिए इस कहानी को, लिखना वगैरह सब बात की बात है, हम पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि असल में चीजें हुई क्या है। ठीक है, अब जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन ये दोनों ने टेंडर ले लिया, लेकिन टेंडर लेने के बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि असल में हम जो रेलवे लाइन होगी, आप कभी भी रेलवे ट्रैक पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक स्लैब्स बिछा रखे होते हैं बीच में, जो पत्थर के होते हैं वो बिछा रखे होते हैं, वो क्या है कि सपोर्ट करते हैं उस चीज को। अब उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि सीमेंट बना दें, और सीमेंट से सारा सीमेंट तो यूज होता नहीं था, ठीक है ना, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता था, या जो मिट्टी होती थी या पत्थर होता था उसी से यूज किया जाता था। तो सबसे बड़ी बात हम क्या कर सकते हैं कि हम ईंटों का यूज कर लेना, ईंटें बनाना शुरू कार्य किया। ठीक है, अब ईंटें बनाना शुरू कार्य किया, तो अब ईंटें बनाने में देखिए, ईंटें बनती है, मिट्टी लाओ, फिर मिट्टी को जमाओ, फिर ईंटें बनाओ, तो बहुत समय लगता है। अब दोनों ब्रेटन बंधुओं ने यहाँ बैठे एक दिन, और उन्होंने कहा यार ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे करेंगे तो हम हमारी जिंदगी यही निकल जाएंगे, हमारे बेटे यही काम करते रह जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। फिर वहां पे पूरी जो लेबर काम कर रही थी तो उनको बुलाया, और उन्होंने कहा यार तुम जो काम कर रहे हो बहुत स्लो काम कर रहे हो, एक काम करो, थोड़ा सा जल्दी करो। तो उन्होंने कहा सर टाइम तो लगेगा, और उन्होंने कहा हमें बहुत ज्यादा लाइनें बिछानी है, सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं बिछानी है। शाम का समय होता है, दोनों ब्रेटन बंधु बैठे होते हैं अपने कक्ष में, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई साहब देखो मेरे इज्जत की भी बात है, और दूसरी ये है कि आप मेरे को थोड़ा सा फंडिंग दो, यानी पैसा दो, तो एक राज की बात बता सकता हूँ मैं आपको।
तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, कि एक जगह है जो मैं आपको बता दूं, वहां पे बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि यार हमें बहुत सारी ईंटें चाहिए। तो उन्होंने कहा डोबा हम तो वैसे ही पहले से क्या कर रहे हैं, ईंटें तो बनाते नहीं थे हम, तो जब जरूरत पड़ती थी वहीं से लाते थे हम तो ये नहीं, ईंटें भी पक्की चाहिए। उन्होंने कहा अरे वो कहते तो माथे पे फोड़ के देख लेना, सिर फूट जाएगा लेकिन तेरा ईंटें नहीं फूटेगी। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी जगह बताओ। तो वो लेके गए एक ऐसे स्थान पर जहां पर उन्होंने ईंटें शुरू की, खोदना शुरू किया। वहां खोदना शुरू किया तो भरपूर मात्रा में ईंटें मिली। अब ईंटें भरपूर मात्रा में मिली तो उन्होंने रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया। सारा कार्य हो गया। कार्य होने के बाद में जो भी टेंडर लेता है उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और रिपोर्ट बनाने में उसने लिखा कि ईंटों के जो है वो हमारे पैसे नहीं लगे हैं और ईंटें हमने इस स्थान पे प्राप्त की है। और भाई साहब उधर से लॉर्ड कर्जन का दिमाग खराब कि भारत जब वैदिक काल से शुरू होता है, ग्रामीण सभ्यता से शुरू होता है, तो असल में ये ईंटें आई तो आई कहां से? समझ में आई कहानी? लॉर्ड कर्जन का दिमाग स्टार्ट हो गया कि ये ईंटें आई तो आई कहां से असल में। फिर लॉर्ड कर्जन ने खुदवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसको क्या करो, पुनः आबाद करो, पुनः शुरू करो। समझ में आ रही कहानी? अब यहां से शुरू करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटेन से एक व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस व्यक्ति का नाम। अब जैसे ही जॉन मार्शल यहां पे आया तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले ये किया, और देखिए बहुत आभार हम इस जॉन मार्शल का व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जॉन मार्शल ने कहा कि जो अभी स्थानीय स्तरों पर यानी कि जो अभी खड़ी है उसको व्यवस्थित करो सबसे पहले। तो आज हम जिस विषय वस्तु को या जिस भी स्थान को देखते हैं, या वो आज सांची का स्तूप हो गया या कोई भी विषय वस्तु, वो आज सुरक्षित है तो किसके कारण है? जॉन मार्शल के कारण है और लॉर्ड कर्जन के कारण है। उन्होंने कहा जो अभी है हमें जो दिख रहा है उसका रिनोवेशन कराओ, उसको सबसे पहले व्यवस्थित कराओ, वो कार्य फिर खुदाई शुरू करो। फिर जॉन मार्शल ने क्या किया? खुदाई करना शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद में दमादम सारी चीजें निकलती गई, और उसमें से एक मुख्य स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आई कहानी? सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा निकलता है, मोहनजोदड़ो निकलता है, चौंद्रो निकलता है, सुतकांगेडोर निकलता है, धूलकोट निकलता है। इस तरीके से लगातार जो चीजें हैं वो निकलती जाती है। ठीक, अब लॉर्ड कर्जन ने पूरे विश्व के दृष्टिपटल में ये बात रख दी कि जो भारत आप 1500 बीसी से समझ रहे हैं, जो भारत इस 1500 ईसा पूर्व से आप समझ रहे हैं, वो भारत 1500 बीसी का नहीं है, वो भारत बहुत पहले का है। और भारत दूसरी सभ्यता है पूरे विश्व में। पहली कौन सी है? मेसोपोटामिया। कौन सी है पहली? दूसरी कौन सी है? भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। और जॉन मार्शल ने यह कहा, जॉन मार्शल के साथ में जो लॉर्ड कर्जन था उसने ये कहा कि भारत ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को नगरीय सभ्यता दी सबसे पहले। यानी कि ग्रामीण सभ्यता तो यहां पनपी ही नहीं, सबसे पहले यहां नगर ही स्थापित हुए हैं। समझ आ रही बात? नगरीय सभ्यता ही यहां, और पूरे भारत को 1500 ईसी से जॉन मार्शल और लॉर्ड कर्जन 2350 ईस्वी पूर्व पहले ले जाते हैं। जो आज का भारत हमें दिखाई देता है वो 1000 वर्ष पूर्व पीछे लेके चले जाते हैं, और उनको पता चलता है कि भारत ये आज का भारत नहीं है, ये बहुत पहले का भारत है। चलिए खुदाई शुरू करवाते हैं, और खुदाई शुरू करने के साथ में ही विभिन्न स्थान निकलते हैं। एक व्यक्ति आता है राजस्थान में, हम कहें, या फिर भारत से। उससे पहले हम पहले हेडिंग डाल देंगे, सभी हेडिंग डाल दीजिए, कालीबंगा सभ्यता। सुनिए अब दूसरी कहानी। हेडिंग डाल दी? चलिए हेडिंग डाल दीजिए। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो भिन्न भिन्न पुस्तकें ट्रांसलेट करता है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहा है, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स उनके पास में बुक्स ले जाते हैं, और बुक्स ले जाने के बाद में उनको कहते हैं कि यार ये बुक्स पढ़ो और ये बुक्स देखो इसकी भाषा कौन सी। तो जैसे ही वो ये सभी राजस्थान की बुक्स देखता है तो वो कहता है कि ये भूमि कहाँ की है,
बोले मुझे उस भूमि के बारे में बताओ और मैं उस भूमि के चरण वंदन करना चाहता हूँ, जो माटी है उसको अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये माटी जो है वो राजस्थान की है, मारवाड़ की। वो कहते मुझे मारवाड़ ले चलो। लेकिन उस समय क्या हुआ, मान सिंह जी के और जो अंग्रेज थे उनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, और लोग बाग आपस में मान सिंह जी कहते हैं यार भाई साहब ये तो यार पहले से अंग्रेजी व्यक्ति है, अंग्रेजों के खुफिया जानकार है, ये हो सकता है, तो उसको क्या मान सिंह जी देश निकाला दे देते हैं। देश निकाला देने के बाद में कोई व्यक्ति उसको मिलता है और वो कहते हैं कि देखिए ये जो आप जयपुर जोधपुर मारवाड़ से निकल चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, बीकानेर जाइए। उन्होंने अनूप सिंह जी के समय से ही सारा कार्य संरक्षण में कर रखा है, भले ही वो कला हो संस्कृति हो, उन्होंने बहुत जो कला है उसका संरक्षण हमेशा से किया है। तो आप बीकानेर जाइए और बीकानेर में आप संरक्षण आएंगे। अपना भाई बीकानेर जाता है और बीकानेर जाने के बाद में वो कहता है कि यार ये जो भूमि है वो आज की भूमि नहीं है, ये बहुत पहले की भूमि है, इस भूमि को खोदिए। एक स्थान है, कहाँ, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ यहाँ पर खुदाई शुरू होती है, और खुदाई शुरू होने के बाद में उसको पता चलता है कि ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले की है, और ये सब कालीबंगा सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है वो सबसे पहले कौन बताता है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है एल.पी. टसीटोरी। तो प्रश्न यहां से ये बनता है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो किसने बताया? किसने बताया? एल.पी. टसीटोरी ने। अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? देखिए काले का तो हम सब जानते हैं, काला, और बंगा यानी कि चूड़ी। भले किसी भी क्षेत्र में आप जाए, बेंगल्स इंग्लिश में कहें और गुजराती में कहें तो चार चार बंगड़ा वाली घड़ी यानी कि बंगा हो गया, चूड़ी हो गई। तो काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि खुदाई में अधिकतर निकली है तो इसको हम क्या कहेंगे, काले रंग की चूड़ियां। ठीक, चलिए लिखिए कालीबंगा सभ्यता में, स्टार्ट कीजिए। यह सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। आगे ही देश करके लिखे, काले रंग की चूड़ियां। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सभ्यताएं होती है उसके लिए कोई ना कोई नदी आवश्यक होती है। आज हम भी जहां पर भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि भैया पानी की बोतल है कि नहीं है? कैरी करते हैं ना, मम्मी भी कहीं भेजते तो बेटा पानी की बोतल ले ली, ले ली। या हम कहीं ट्रैवल में भी जाते हैं तो पानी की बोतल ले लीजिए। इसका मतलब हम सबसे पहले वहां क्या देखेंगे, पानी। ठीक है, और पानी देखेंगे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नदियां होती है वो सभ्यताओं की पालनहार होती है। सही बात है, ये जो नदियां होती है वही क्या होती है, सभ्यताओं की पालनहार होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि कालीबंगा सभ्यता में भी कोई ना कोई ऐसी नदी होगी जो इसका पालनहार होगी, और उस नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। और क्या कह सकते हैं इसको, सरस्वती नदी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, वेरी गुड, सरस्वती नदी। तो लिखिए यह सभ्यता घग्गर नदी स्लैश सरस्वती नदी स्लैश घग्गर नदी के बीच में स्थित है, या किनारे स्थित है, ये भी कर सकते हैं। लिख लिया? चलिए, एल.पी. टसीटोरी तो अपना काम करके चले गए। दुनिया की दृष्टिपटल में यह भी पता चल गया कि यार राजस्थान में इस प्रकार की एक सभ्यता भी है, और सभ्यता होने के साथ में ही अब किसी न किसी को तो आगे कार्य करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। तो 1952 का यह समय आता है, और 1952 में अमलानंद घोष जो है, 1952 अमलानंद घोष
ये इनका क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा खोज करता इनके कौन है, तो अम्लानंद। एल्पिडोक्सी सिर्फ क्या गए हैं कि इस प्रकार का ये सभ्यता यहाँ पे है, लेकिन असल में उसने खोज थोड़ी की थी उस समय। उन्होंने सिर्फ बताया था कि हाँ यहाँ पे ये इस प्रकार की सभ्यता है, नजरों में आ गई थी। लेकिन जब फंडिंग शुरू होती है और सब कुछ कार्य शुरू होता है तो अम्लानंद घोष को बुलाया जाता है। और अम्लानंद घोष क्या करते हैं, 1952 में इसकी खोज करते हैं। तो लिखिए, इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की खोज 1952 में 1952 में अम्लानंद घोष द्वारा की गई। उत्खनन के बारे में लिखिए, इस सभ्यता का उत्खनन 1961 से 62, 1961 से 69, 1961 से 69 तक। अब आपको कॉलम में लिखना है, जैसे कि मैं जैसे जैसे नाम लिखा रहा हूं, जैसे बीबी लाल, ठीक है, तो बीबी लाल, फिर उसके नीचे लिखना है बीके थापर, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिखना है आपको सीक्वेंस में। जगह बहुत सारी है रजिस्टर में, बिल्कुल नोट्स जो बनाने हैं वो बिल्कुल खुले खुले बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक और काम करूंगा इसके साथ में कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, उसका भी हम एक सेशन रखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ताकि जो अपने 2-3 रजिस्टर पढ़ते हैं उसमें हम ऐसा किस तरीके से कार्य कर सकते हैं कि नोट्स सारे एक ही 2 ही घंटे में, 1 या 2 ही घंटे में अपने कवर हो जाए। ऐसा भी एक सेशन रखेंगे। हाँ, लिखिए, फर्स्ट नाम बीबी लाल, उसके कोष्टक में कीजिए ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। नेक्स्ट लिखिए बीके थापर, नीचे ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल लिखूं। नेक्स्ट लिखिए बीके थापर, बालकृष्ण थापर। इन दोनों का तो आपको पूरा पूरा नाम ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं अक्सर और फुल नेम भी पूछ लेते हैं। तीसरा नाम लीजिए एमडी खर्रे, एमडी खर्रे। नेक्स्ट लीजिए एसपी जैन, और अंतिम लिखिए श्रीवास्तव। हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये सभ्यता खोजी गई है तो इसका कुछ ना कुछ कालक्रम तो निर्धारित किया गया होगा कि भाई ये असल में है कौन सी है। देखिए, कालक्रम जो इतिहासकार है अलग अलग अपने समय में रखते हैं, ठीक है, लेकिन अपन को इतना डिटेल में नहीं जाता है। ये कालक्रम सबसे, जो सभी कालक्रम याद रखने होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड के लेवल के बराबर याद रखते हैं। और अक्सर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो पूछते हैं C14, कार्बन डेटिंग C14 के बारे में, ठीक है। C14 से भी जानते हैं क्या होता है, 2300 से 1700 BC। C14 क्या होता है, कौन बता सकता है? साइंस मैथ्स वाले, बायो है आपके? मैथ्स है? मैथ्स है? मैथ्स है आपके भी? बायो है? बताइए C14 क्या होता है? समय का बता रखा है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करता है? डिसाइड किस तरीके से करता है? देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी C14 के बारे में पूछे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज का, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। C14 हम किसी बॉडी को दफनाते हैं, ठीक है, या किसी बॉडी को जलाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी को जलाएंगे भी तो भी हम देखते हैं कि उनके अवशेष कुछ बाकी रह जाते हैं, नहीं जलते हैं पूरे। अगर हम किसी बॉडी को दफनाते हैं तो वो तो पूरी बॉडी मिलती है लास्ट में, उनके अवशेष नहीं गलते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि C14 एक रेडियो पद्धति है जिसके तहत मानव शरीर में स्तर होते हैं कार्बन के। आप कार्बन के ऊपर बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि कार्बन के स्तर होते हैं, वो समय समय के साथ में घटते रहते हैं, और घटने के साथ में ये पता चलता है कि ये कार्बन का अपरूप किस समय का है।
ठीक है, तब जाके ये समय डिसाइड होता है कि ये जो कार्बन है C14 है ये इतना पुराना है। ठीक है, फिर हम समय अलग अलग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की 2350 से हम बात करते हैं, 2350 1750 करते हैं, 50 वर्ष पूर्व हो जाता है ये इसका मतलब। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ये भी यहाँ पे पनपी है, तो 2300 1700 यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एक और बात, एक व्यक्ति आते हैं दशरथ शर्मा, नाम सुना है सभी ने? सुना या नहीं सुना? सुना है। अब दशरथ शर्मा इसको क्या कहते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता आईवीसी की, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी कौन सी राजधानी है? तो तीसरी राजधानी है, तीसरी राजधानी है। और ये क्यों कहते हैं आपको पता चल ही गया होगा क्यों कहते हैं। क्योंकि हमने हड़प्पा की खोज की, हमने मोहनजोदड़ो की खोज की, और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल उसके समानांतर ही है और ये आईवीसी की तीसरी राजधानी है, इस प्रकार से। ठीक है, लिखिए कालक्रम, लिखिए इस सभ्यता का कालक्रम, डैश कीजिए इस सभ्यता का कालक्रम, डैश करके C14 लिखिए इसको इस तरीके से, और डैश करके 2300 से 1700 BC कर दीजिए। हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। एक और नोट डालिए नीचे, नोट डालिए, लिखिए कालीबंगा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित, कालीबंगा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित कोट दीजी स्थान है, स्थान का नाम है कोट दीजी के समान है। यानी कि पाकिस्तान में जो कोट दीजी है वो और ये कालीबंगा सभ्यता एक समान दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है। बढ़े आगे चलिए, अब हम मुख्यतया कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन की बात करते हैं। तो इसकी उत्खनन कितने चरणों में हुआ है बताइए? 5 चरणों में। वेरी गुड, 5 चरणों में हुआ है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब ये पहला और दूसरा जो स्तर है उसको हम अलग रखेंगे, और 5वां, चौथा और तीसरा जो है उसको अलग अलग रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो है वो प्राक हड़प्पा कालीन है, और ये है वो है हड़प्पा कालीन। अब ये स्तर क्या है सर? तो स्तर की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग नीचे गिर गई। ठीक, बिल्डिंग नीचे गिरती है, हम सब दब जाएंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो जिंदा बचेगा? चलिए, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिर जाती है और नीचे दब जाते हैं और सभी मर जाते हैं। भविष्य में ऐसा हो कि इस स्थान की खुदाई चले, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई खुदाई चलते ही वो बाहर निकले, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास है वो अक्सर हम देखते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमें बात चलता है कि ये सिर्फ हम डिपेंड है उस पर, यानी कि हम सिर्फ आभास लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो यही है कि ये बुद्ध के अवशेष हो सकते हैं या होंगे, या इस तरीके के शब्द यूज होते हैं। इसका मतलब हम कंफर्मेशन पे नहीं पहुंच सके, और ऐसा हम पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि उसकी लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। ठीक है, तो यही है कि अगर हम इसकी खुदाई करते हैं तो खुदाई में क्या निकलता है कि एक सभा चल रही है। सभा में क्या है? एक राजा जो है वो सभी की मंत्रियों की सभा ले रही है, और सभा लेने के साथ में राजा तो बहुत क्रूर है क्योंकि मंत्री जो है इसमें एक समान रूप से बैठे हुए हैं। ठीक है, महिलाएं उसमें हैं,
तो हो सकता है कि मातृ शक्ति का उस समय परिचायक हो सके, ठीक है। और भिन्न भिन्न तरह के तो इस तरीके से क्या होता है, एक स्तर निकलता है, फिर दूसरा स्तर निकलता है, तीसरा स्तर निकलता है, तो इस तरीके से अलग अलग सभ्यताएं निकलती हैं। सभ्यताएं मतलब सभ्यताएं के स्तर खोजे जाते हैं समय काल के अनुसार। तो इसके 5 स्तर खोजे गए हैं और 5 स्तर में जो पहला और दूसरा स्तर जो निकला है उसमें ये पता चलता है। अब मैंने इसको उल्टे क्रम में क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल साफ है ना, भाई हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा यानी कि पिछली हड़प्पा। अब ये पहले निकलेगी या ये पहले निकलेगी, कौन सी निकलेगी, 5वां बिंदु पहले निकलेगा, पहला बिंदु पहले निकलेगा, पहला निकलेगा। तो प्राक हड़प्पा क्यों लिख रहे हैं फिर हम, 5वां पहले निकलेगा। जितना ऊपर होगा तो वो पहले पता चलेगा ना, कि जैसे कि अभी ये सड़क है, सड़क के ऊपर यह सड़क निकली है, फिर सड़क बनी है, फिर सड़क बनी है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये लेटेस्ट सड़क है, तो इसका मतलब ये 5 सड़क ऊपर बन चुकी है पहले, और फिर पहली सड़क है यहाँ पे नीचे, तो तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो 5वां स्तर है, फिर चौथा स्तर है और तीसरा स्तर है। इसीलिए तो मैंने इस क्रम में लिखा है इसको। तो ये प्राक हड़प्पा कालीन है क्योंकि हड़प्पा के समान है, और ये जो है ये हड़प्पा से भी पहले का है, यानी कि हड़प्पा इसके बाद में पनपी है, और ये इससे पहले यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा प्राक हड़प्पा और तीसरा चौथा पांचवा हड़प्पा कालीन, ऐसा बना लीजिए पहले। सेम ऐसे ही बनाना है ना, जैसे मैंने बना रखा है। लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम किस तरीके से है, इस तरीके से, बहुत सिंपल सा। और ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहां पर एक बात आती है कि इस जो पहला और दूसरा जो उत्खनन हुआ है या प्राक हड़प्पा का जो स्तर है, उसके दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली हो गई, बराबर। यहां पर क्या निकले हैं, यहां पर जुते हुए खेत, जुते खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हमें साक्ष्य किस प्रकार के मिले हैं कि यहाँ पे 2 फसलें बोई जाती हैं, 2 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। और 2 फसलों के साक्ष्य, 2 फसल कौन सी है, ये एक तो है गेहूं और एक है जो, ठीक है, सब अनुमान है, लेकिन आपको इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये मैं लिखाता हूं आपको, डायग्राम बनाइए पहले। सभी दिशाएं लिखनी है, और दिशाएं लिखने के बाद में दक्षिण पूर्व करना है इसको। बना लिया। अब आपको यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे नीचे लिखना है। पहली लाइन लिखिए, ये इसी में चल रहा है ना, यहाँ पे पहले तो आप इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिख लीजिए। नीचे पहला बिंदु लिखिए, इसके दक्षिण पूर्वी भाग में, इसके दक्षिण पूर्वी भाग से, इसके दक्षिण पूर्वी भाग से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं।
दूसरा बिंदु लिखिए, एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण मिले हैं। बोने के प्रमाण मिले हैं। सामान्यतः 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 गेहूं एवं जौ। हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पहले और दूसरे की बात। अब हम चलते हैं तीसरे, चौथे और पांचवे की तरफ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये कौन सा है? हड़प्पा का लेप। ठीक। अब देखिए, इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जब हम ये तीसरा, चौथा और पांचवा जब निकालते हैं, इस खुदाई करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि यार यहाँ पे दुर्गीकरण था। और दुर्गीकरण किस तरीके से था कि दो प्रकार के दुर्ग बनाए गए थे। दो प्रकार के दुर्ग बनाए थे। एक तो ऊपरी दुर्ग और सेकंड कौन सा है? निचला दुर्ग। यहां द्वारपाल कक्ष है और यहां पर ऊपर वाला कक्ष। अब यहां पर ये डिसाइड होता है, लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि निचला जो दुर्ग था वो सामान्य लोगों के लिए था और ऊपर वाला जो दुर्ग था वो प्रशासनिक भवन हो सकता है। प्रशासनिक भवन हो सकता है या क्या हो सकता है? उच्च वर्ग के लोगों का हो सकता है। उच्च वर्ग के लोगों का हो सकता है। यहां फिर वही बात, ये निम्न वर्ग के लिए हो सकता है और सामान्य लोगों के लिए। मोहनजोदड़ो मूवी देखिए आपने? मोहनजोदड़ो देखिए, उसमें दुर्ग किस प्रकार से था? एक नीचे था और एक ऊपर था। ऊपर था जो सभी प्रशासनिक लोग रहते थे, उसमें जाने की अनुमति नहीं होती है। ऋतिक रोशन भी लास्ट में जाता है वहां पर, है ना? तो इस प्रकार से वो कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है। और क्या है? एक ऊपरी दुर्ग है, एक निचला दुर्ग है। बना लीजिए ये, और आगे मैं लिखाता हूं इसमें। एक बार ऐसा डायग्राम बना लीजिए दोनों, और उसके अंदर लिख दीजिए एक ऊपरी दुर्ग, एक निचला दुर्ग। ठीक है, फिर मैं पॉइंट लिखाता हूं आपको। क्या हुआ? नहीं, सिर्फ ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बनाना है और ये बॉक्स बनाना है। ये हम बात कर रहे हैं तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर में, है ना? हड़प्पा का लेप। बना लिया? लिखिए, पश्चिमी दुर्ग। अब सामान्यतः बात पता चल गई। पश्चिमी दुर्ग कौन सा होगा? ये। और पूर्वी दुर्ग कौन सा होगा? तो ऊपर हेडिंग डालिए पश्चिमी दुर्ग और उसमें लिखिए, यह दुर्ग अपेक्षाकृत ऊंचा था। यह दुर्ग अपेक्षाकृत ऊंचा था। सेकंड बिंदु लिखिए, प्रशासनिक इमारतें। प्रशासनिक इमारतें ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिखा हूं, इसका मतलब यहाँ पे प्रशासनिक इमारतें यहाँ पे थी, समझ जाना आप, राइट? हाँ,
तीसरा बिंदु लिखिए उच्च वर्ग हेतु। उच्च वर्ग हेतु। हाँ, नेक्स्ट लिखिए पूर्वी दुर्ग। इसमें लिखिए निचला नगर। निचला नगर, द्वारपाल कक्ष, द्वारपाल कक्ष। और तीसरा लिखिए निम्न वर्ग हेतु। निम्न वर्ग हेतु। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक। अब देखिए इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी विशेषता क्या थी। सबसे पहली बात कि जो भवन जो थे, भवन कच्ची ईंटों के थे। ठीक है। नालियां जो थी ये घर के अंदर तो पक्की थी, लेकिन बाहर की तरफ लकड़ियों की बनी हुई थी। जो मार्ग थे वो सभी मार्ग 90 डिग्री के एंगल पे थे, यानी कि कुछ इस प्रकार से सभी मार्ग बने हुए थे, शतरंज नुमा मार्ग बने हुए थे। एक और बात हम यहां पे ले लेते हैं और वो है कि घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते हैं। कोई बता सकता है कारण? ये क्या कारण हो सकता है? मुख्य मार्ग की तरफ अभी तो हम क्या करते हैं, मुख्य मार्ग की तरफ ही है भाई, ये मार्ग है, सड़क है, और हम क्या करेंगे, गेट इधर ही खोलेंगे। तो मुख्य मार्ग की तरफ क्यों नहीं खोल देते हैं? हाँ, रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? हाँ भाई, उनकी खुद की रक्षा, उनके टाबर की रक्षा। अब क्या होता है भाई, कोई बच्चा दौड़ के गेट खोला और दौड़ के चला गया तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो लोग हमसे ज्यादा समझदार थे, पता चलता है इसमें, है ना। हाँ, तो तीनों पॉइंट लिखिए। अब पहला बिंदु लिखिए विशेषता करके। हाँ, फर्स्ट बिंदु, नालियां, घरों के अंदर नालियां पक्की ईंटों की थी। घरों के अंदर नालियां पक्की ईंटों की थी। घर से बाहर नालियां लकड़ी से बनी हुई थी। लकड़ी की बनी हुई थी। फिर भवन लिखिए, भवन लिख के डैश कीजिए और उसमें लिखिए भवन सामान्यतः कच्ची ईंटों के बने हुए थे। भवन सामान्यतः कच्ची ईंटों के बने हुए थे, परंतु ईंटें अलंकृत थी। परंतु ईंटें अलंकृत थी। अब क्या होता है कि जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आज अपने भी घर होते हैं, आपके भी जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि घरों में उनको दीवारें बहुत अच्छी लगती है, और सामान्यतः वो पेच में काम नहीं करेंगे, वो दीवारों पे काम करेंगे पहले। ठीक है, तो हो सकता है कि सभ्यताओं में जो बच्चे होंगे उन्होंने दीवारों पे कोई डिजाइन बना दी होगी, तो इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि यहाँ पे क्या थी, ईंटें अलंकृत थी। तो कोई सी भी डिजाइन होनी चाहिए, तो डिजाइन थी उस पर, ये सभी अलंकृत थी। ठीक है, एक बिंदु लिखिए, इस सभ्यता को या कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता को
दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता है। दिनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, एक तो पहला एक कच्ची ईंटों से उपयोग कर रहे हैं घरों का, दूसरा क्या कर रहे हैं कि नालियां जो है लकड़ी की बना रहे हैं, बनिस्बत घरों में पक्की ईंटों की बना रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? इस सभ्यता में छेद युक्त खोपड़ी मिली है जो शल्य चिकित्सा के बारे में बताता है। ठीक, छेद युक्त एक खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी है, ये भी नोट कर देना। इसमें छेद युक्त बच्चे की खोपड़ी है ना, बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें क्या कर रखे हैं, छेद कर रखे हैं ऊपर, है ना। इस तरीके शल्य चिकित्सा के बारे में बताता है। नेक्स्ट लिखिए, 7 अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट लिखिए, ईंटों से बना हुआ चबूतरा मिला है। ईंटों से बना हुआ चबूतरा मिला है। तांबे एवं मनके व्यापार का मुख्य, तांबे एवं मनके व्यापार का मुख्य स्रोत हो सकता है। स्रोत हो सकता है, ठीक है। पासा भी इसमें से एक था। पासा भी इसमें से एक था। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, विश्व के पहले भूकंप के साक्ष्य यही मिले हैं। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की दरारें थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर क्या हुआ, कभी भूकंप आया होगा, ठीक है। कब्र के साथ कब्र के साथ कांच एवं हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा मिला है। किसकी कब्र हो सकती है? ये महिलाओं की हो सकती है, और किसकी हो सकती है? चल, आदमी सीरियस क्यों रहता है? थोड़ा सा पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है, सीरियस नहीं। आपने सच में लिख तो नहीं लिया महिलाओं की कब्र हो सकती है? हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिए, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती है। अब सौंदर्य प्रसाधन में आपको सब समझ में आ गया होगा कि भाई लिपस्टिक भी हो सकती है, ठीक है, बक्कल भी हो सकता है, कंगा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, सभी। तो ये समझ रूप से हमने
लिख लिया। अब ये जो प्रश्न है आपसे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से बनता है कथन के बारे में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि भाई कब्र में कालीबंगा सभ्यता जो है बताइए कथन, और पहला बिंदु तीसरा जो आप आते हैं उस तरीके से कि बताइए कि कब्र के साथ में हाथी, कालीबंगा सभ्यता में कब्र के साथ में हाथी दांत का कंगा और कांच पाया जाता था। दूसरा बिंदु, सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री नहीं मिलती थी। तो हमें स्पष्ट होता है कि बिंदु ए तो सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, ऊंट के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मोहरे आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ये जो है ये मोहरे। आहट संग्रहालय कोई गया है यहाँ पे उदयपुर में? कोई नहीं गया? आहट संग्रहालय अपने यहीं पे तो है, तो जाइए कभी, 20 रुपए का टिकट है खाली। बहुत, क्योंकि जो हम चीज पढ़ते हैं, जो विषय वस्तु हम पढ़ते हैं उसके बारे में अगर साक्षात हमें पता चलता है, भाई सबसे अच्छी पढ़ाई हम टीचिंग मेथड में पढ़ते हैं ना, कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहने के साथ में स्थायी रहता है, तो कौन सा है? पर्यटन। इसीलिए पर्यटन, सरकार भी पर्यटन पे जोर देती है और हम भी क्या करते हैं, भ्रमण के लिए बच्चों को लेके जाते हैं। तो क्यों लेके जाते हैं? ताकि उनको फेस टू फेस सारी चीजें पता चल सके। तो समय मिले तो वहां पे एक बार विजिट करके आइए, आर्ट संग्रहालय में पास में तो है अपना, है ना, वहां पे जाइए, देखिए किस प्रकार के हैं मृदभांड, किस प्रकार के होते हैं, ईंटें किस प्रकार की होती है। ऐसी ईंटें हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी, आपने घर वाली ईंटें देखी होगी, लेकिन असल में ईंटें किस प्रकार की यूज करते थे वो, ठीक है ना। आप ऐसी भी ईंटें देखेंगे जो एल शेप में होती थी, इस तरीके से ऐसी भी ईंटें पाई जाती है, ताकि घर का जो कोना होता है वहां पे वो ईंटें रख देते थे, है ना। तो इस प्रकार, तो जो विषय वस्तु अपने यहाँ पे है वो तो हमें देखनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी से। तो लिखिए, बेलनाकार मोहर है जैसे व्याघ्र, महिला कुमार देवी का चित्र, महिला कुमार देवी का चित्र, वापस बोलो, व्याघ्र, व्याघ्र, ये उन मोहरों पे अंकित है ना, ये इनके चित्र है, ठीक है ना, ये अंकित है। महिला कुमार देवी का चित्र, हम बेलनाकार मोहर है, फिर जैसे व्याघ्र, महिला कुमार देवी का चित्र, और स्वास्तिक चिन्ह। पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मृण मूर्ति का बेल, जो एक बेल है वो पाया गया है, और वो कौन सा है? मृण मूर्ति का। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी का। मृण मूर्ति का बेल पाया गया है। कोई भी जो वस्तु होती है, अगर वो लंबे समय तक किसी जमीन में दफन हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो आप लंबे समय के बाद देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि हल भी पाए गए हैं, ठीक है, कुछ कपड़ा भी पाया गया है, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इतने 2000 वर्ष पूर्व, भाई आज से 2025 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 2300 BC की बात, यानी कि 4000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, वो संरक्षित कैसे रही? तो होता क्या है कि जो कोई भी विषय वस्तु या कोई वस्तु जमीन में दफन हो जाती है, तो एक समय के बाद में वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। हम देखते हैं हल भी है तो उसी आकृति में रहेगा, लेकिन वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। उसका बहुत बेस्ट उदाहरण है कि अगर किसी वस्तु के दीमक लग जाती है, तो आप देखेंगे वो दीमक क्या कर देती है, उसको मिट्टी बना देती है, नहीं जैसे हम हाथ लगाते हैं बिल्कुल बिखर जाता है। तो इसी प्रकार के जो सभी चीजें मिली है वो इसी रूप में मिली है। अब ये मृण मूर्ति का जो बेल है मिट्टी का बन गया, हो सकता है ये लकड़ी का हो पूर्व में, और धीरे धीरे ये मिट्टी में तब्दील हो गया, ठीक है। तो मृण मूर्ति का बेल मिला है। फिर लिखिए, युगल समाधियां पाई गई है। युगल समाधियां पाई गई है।
इसमें पुरुष पुरुष, पुरुष महिला, महिला महिला, इस प्रकार की युगल समाधियां पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गोल अंडाकार कुएं। जो कुएं हैं वो आज भी गोल अंडाकार ही होते हैं, है ना। गोल अंडाकार कुएं पाए गए। अब हमेशा एक प्रश्न आने वाला जो पूछा जाता है हमेशा कि मृदभांड भी मिले हैं यहाँ पे, लेकिन मृदभांड किस कलर के मिले हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे काले और सफेद रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कौन से पाए गए हैं? काले और सफेद पाए गए। तो लिखिए मृदभांड मृदभांड का मतलब क्या होता है? किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन। हाँ चलिए लिखिए मृदभांड काले एवं सफेद रेखा वाले प्लस प्लस कर दीजिए उसके बीच में लाल रंग के पाए गए हैं। यानी कि हमें ये डिसाइड होता है कि एक मृदभांड है, उसको पकाते हैं तो उसका रंग वैसे ही लाल हो जाता है और उस पर काले और सफेद निशान किए हुए हैं। तो आपको ये तीनों बिंदु याद रखना है कि काले और सफेद मृदभांड पाए गए हैं तो बिल्कुल यस यहाँ पे पाए गए हैं, काले सफेद और लाल पाए गए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे काले सफेद लाल पाए गए। ठीक है, तो दोनों कथनों पर ध्यान रखना। ये क्या आप एमसीक्यू करोगे और हम संभवतः एमसीक्यू भी कराएंगे। जैसे ये पूरा टॉपिक हो जाएगा सभ्यता वाला, उसके बाद में लगभग एमसीक्यू कराएंगे, तो उसमें भी पता चल जाएगा, सारी चीजें डिसाइड हो जाएगी कि हमारे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, क्या से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हाँ एक और बिंदु लिखिए स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन स्थल बहुत हो गई कालीबंगा सभ्यता। अब इसको हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं। और खत्म करेंगे तो किसी न किसी कथन का सहारा लेना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको खत्म करेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति आता है कैनेडी आता है और वो ये कहता है कि इस पूरी सभ्यता में एक कोई ना कोई बीमारी हो गई थी, यानी कि संक्रामक एक रोग हो गया था उनके, इसलिए ये क्या हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। क्यों कहते हैं कि हमने शल्य चिकित्सा का उदाहरण देखा, मच्छरों के जो है उन्होंने कहा कि कोई मच्छर हो सकता है, मच्छर आ गया हो या कोई भी इस प्रकार की आपदा हो गई हो, रोग की आपदा हो गई हो, जैसे कि हम कोरोना वगैरह देखते हैं, तो उस तरीके का कोई ना कोई यहाँ पे हो गया और ये पूरी सभ्यता क्या हो गई, एक समय काल में बंद हो गई। दूसरे जितने भी अन्य लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा का सहारा है क्या लेते हैं कि यहाँ पर विश्व के पहले भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए पतन में। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? कोई विशेष बात हो तो मुझे भी बताओ, मैं हंसूं। लिख लिया? चलिए अब हम चलते हैं फिर से शुरुआत में, और अब इसका क्या करना है, रिवीजन। और रिवीजन करेंगे तो सब साथ में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का सबने लिख लिया? अब कॉपी बंद कर दीजिए। बताइए सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में किसने बताया? एलपी टेसीटोरी ने बताया। फिर इसकी खोज किसने की? अम्लानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में, 1952 में। ठीक है, अब बताइए कि इसका उत्खनन कब से कब तक हुआ था? 1961 से 69 तक।
अच्छा, अब इसमें सब एक साथ बोलेंगे कि कौन कौन खोज करता था। फर्स्ट नाम बीबी लाल, सेकंड बीके थापर। बीबी लाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल। सेकंड का नाम क्या है? बालकृष्ण थापर। थर्ड कौन है? एमडी खर्रे। क्या नाम है वापस बोलिए? एमडी खर्रे। फोर्थ नाम क्या है? एसपी जैन। थर्ड फिफ्थ श्रीवास्तव। ठीक है, तो हमें यह डिसाइड हो गया कि पहले इसकी खोज कब की? पहले इसकी खोज किसने की? एलपी टेस्टिटोरी ने। सेकंड 1952 में खोज हो जाती है, और कौन करता है? अमलानंद घोष करता है। थर्ड बिंदु आ जाता है कि इसकी खोज कब होती है, तो 1961 से 1969 तक होती है। कौन कौन करता है? बीबी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, श्रीवास्तव और एमडी खर्रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि इसका स्तर जो है कितने स्तरों में इसकी खुदाई हुई है? 5 स्तरों में। पहला और दूसरा स्तर कौन सा है? हड़प्पा कालीन। और तीसरा जो था 5वां हड़प्पा कालीन। किस व्यक्ति ने यह कहा था कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा की तीसरी राजधानी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां मिलते हैं? दक्षिण पूर्वी भाग में और कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, अच्छा बताइए, फसल एक समय में कितनी बोई जाती थी? 2 बोई जाती थी। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ के। इसमें क्या दुर्गीकरण था? तो दुर्ग कितने थे? 2 दुर्ग थे। एक कौन सा था? ऊपरी, एक निम्न दुर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी दुर्ग। अच्छा बताइए कि पश्चिमी दुर्ग जो था वो किसके लिए था? बोलिए आप भी बोलना है आपको। ठीक, बोल रहा? ठीक है, चलिए। जो पूर्वी दुर्ग था वो किसके लिए था? निम्न वर्ग के लिए था, सामान्य वर्ग के लिए था, और द्वारपाल कक्ष था वहां पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, जो नालियां थी वो घरों से बाहर किसकी बनी हुई थी? लकड़ियों की बनी हुई थी। घर के अंदर पक्के हुए थे। जो यहाँ पे मृदबांड मिले हैं वो कौन कौन से कलर के हैं? लाल, काले, सफेद। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लाल मृदबांड है, ये भी प्रश्न ध्यान रखना है, और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो लाल मृदबांड है उस पर काले और सफेद कलर की रेखांकन किया गया है। ठीक है, अब बताइए कि जो सड़क की प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? 90 डिग्री थी, या हम कहें कि ग्रिड प्रणाली थी। ध्यान रखिए, सब एक ही चीज है। समकोणीय प्रणाली के दो, ग्रिड प्रणाली के दो, या फिर आप कह दो कि शतरंज नुमा थी, सभी एक ही चीज। ठीक है, अच्छा जो घर के दरवाजे थे वो किस ओर खुलते थे? मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे या अंदर की तरफ खुलते थे? अंदर की तरफ, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है आपके कथन में कि जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। तो बस एक शब्द का ध्यान है, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि अग्निकुंड कितने मिले हैं वहां पे? 7 अग्निकुंड मिले हैं। ये संभवतः ये हो सकता है कि सामूहिक हवन भी करते हो, या फिर ये भी हो सकता है, अग्निकुंड तो मुख्यतः हवन के लिए ही काम आता है, लेकिन सामूहिक भोज के लिए भी कोई बता देता है। जो कुएं मिले हैं उनकी आकृति किसकी है? किस प्रकार की है? गोल अंडाकार प्रकार की इनकी आकृति बनी हुई है। चलिए, जो बेलनाकार मुहरें मिली है उस पे किसके चित्र अंकित है? पहला किसका है? व्याघ्र का। दूसरा किसका है? महिला कुमार देवी। ठीक है, महिला कुमार देवी का चित्र अंकित है। चलिए, और एक तीसरा एक और किसका है? स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या इसमें युगल समाधि का प्रावधान था? ठीक है, तो ये बताइए कि जो युगल समाधि के बनिष्पत जो सिंगल समाधि होती थी उसमें क्या ये सौंदर्य के सामान रखते थे? तो कौन कौन से रखते थे? हाथी दांत और कांच का, ये इस प्रकार के सामग्री मिलते हैं, सौंदर्य के सामग्री मिलते हैं। किस व्यक्ति ने इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से बताया है? केनेडी ने। किसने बताया है? क्या भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तो अन्य जो इतिहासकार हैं केनेडी के अलावा, वो क्या सोर्स देते हैं कि इसका सभ्यता का पतन इस तरीके से हुआ था? प्राकृतिक आपदा। बस हो गई कालीबंगा सभ्यता, याद भी हो गई साथ में। सिंपल है या नहीं है? समझ में आ गई? अलेक्जेंडर कनिंघम से पूरी स्टोरी यहां तक हम खींच के लेके आ गए। तो आपको हड़प्पा सभ्यता की भी स्टोरी जो बैकग्राउंड है वो याद करने की जरूरत नहीं है,
और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा वीडियो है, मतलब हमने जो रिकॉर्ड किया है, हमने क्लास से लाइव किया है, ये अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, सर्वोदय क्लासेस के नाम से ही है। और आप साथ में ही जैसे ही यहाँ पे डालेंगे शिमाली सर डालेंगे, SHRIMALI, है ना, शिमाली सर जैसे डालेंगे उसके आगे सर्वोदय क्लासेस का आ जाएगा। उसमें मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है पहले से, जैसे टीचिंग मेथड की भी पड़ी हुई है, भारतीय इतिहास की भी पड़ी हुई है, ठीक है, हिंदी की भी पड़ी हुई है, तो उसमें आप जैसे। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पे हैं जितने लोग, तो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। दूसरी बात, घरों से भी कराना है, बूस्ट कराना है। और तीसरी बात यह है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में फिर कभी पढ़ना हो तो आपको एज इट इज ये वीडियो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है, संभवतः सबकी मिलेगी। एक और बात है कि जो MCQ हम कराएंगे वो संभवतः एक समय निश्चित करेंगे और निश्चित करने के बाद में उस पर लाइव कराएंगे, ताकि क्या है कि अगर आप घर पे भी हो या शाम के हो, MCQ में ऐसा समय रखेंगे जब बच्चा दिन भर पढ़ने के बाद में थक जाता है और सोते हुए आराम से उसका रिप्लाई दे जाए और आराम से उसकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो ये हम या तो हम लाइव कराएंगे या फिर हम एक साथ समय रखेंगे जिस समय उसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, सब्सक्राइब अभी करना है, अभी जाते ही सबसे पहले काम यही कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अच्छी लगी क्लास, बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। सारी क्लास ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसी की क्लास है आपके या हो गई है? हो गई है, ठीक है, मिलते हैं कल। अब आपको क्या करना है, एक और चीज याद रखिएगा, जिसकी भी MCQ पुस्तक है आपके पास में, हमने ये सब पढ़ा, ठीक है, ये सफिशिएंट है। अगर आपको और भी कुछ लगता है तो उसमें आप एड ऑन कर दीजिए, ठीक है। मेरे को भी बता दीजिए कि सर इसमें ये एड ऑन हमने और चीज की है, क्या ये सही है या परीक्षा दृष्टिकोण से सही है या नहीं। लेकिन आप एड ऑन कहाँ से करेंगे, सबसे मुख्य बात, ऐसा नहीं है कि आप गाइड ले आए और गाइड से एड ऑन कर दें, तो फिर उसका अर्थ क्या रह गया, अपनी पुस्तक नोट्स में और गाइड में फर्क क्या रह जाता है। तो गाइड से अपने को एड ऑन नहीं करना है, ऐसे जगह से करना है, या तो प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न आए हुए हों, या आप किसी न किसी की MCQ लैब है और MCQ लाने के बाद में आपको लगता है कि यार ये एक और ऐड करने की आवश्यकता है, तो उसमें करना है। बहुत सारी MCQ चल रही है, PRP की भी चल रही है, दिशा पब्लिकेशन की भी चल रही है, और मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अभी दिशा की काफ़ी बढ़िया चल रही है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, PRP की भी कर सकते हैं, ठीक है। एक PRP की शायद एक ही आती है कुछ वाइट कलर की बुक, और उसी में से हम MCQ भी करेंगे, ठीक है। और हम जो MCQ कराएंगे उससे भी आपको लगता है कि ये प्रश्न छूट गया था, तो उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है सर्वोदय क्लासेस के नाम से ही, सेम जो है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, जैसे आप चैनल खोलोगे ना वहीं पे, तो ये PPT भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। जितनी यहाँ पे PPT होगी और MCQ जो हम करेंगे उसकी भी PPT हम वहाँ पे डाल देंगे, ताकि आप भविष्य में कभी प्रिंट कराना चाहो तो उसको प्रिंट भी करा देना, ठीक है। जो भी MCQ 20 से 30 क्वेश्चन हम रखेंगे एक क्लास में, ताकि आप पे भी बर्डन नहीं, छोटी क्लास रखेंगे, सफिशिएंट है 20 से 30, ठीक है। क्लास 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। बाकी आगे मिलता है।